हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अणु और परमाणु। अणु और परमाणु क्या है, उसमें पढ़ेंगे द्रव्य और पदार्थ। द्रव्य और पदार्थ यानी मैटर और सब्सटेंस। मैटर और सब्सटेंस एक द्रव्यमान होता है जो स्थान घेरता है। इसमें हम पढ़ेंगे ठोस, द्रव, गैस जो पदार्थ की मूल अवस्था होती है, प्लाज्मा जो पदार्थ की चौथी अवस्था है, और बीईसी यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की पांचवी अवस्था। कणों के मध्य की दूरी के आधार पर, आकर्षण बल के आधार पर, आकार के आधार पर, आयतन के आधार पर हम ठोस, द्रव और गैस में अंतर देखेंगे। तो कणों के मध्य दूरी ठोस में मिनिमम होती है, द्रव में मध्यम होती है और गैस में मैक्सिमम होती है कणों के मध्य की दूरी। आकर्षण बल सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, सबसे कम गैस में होता है, द्रव में, लिक्विड में मीडियम होता है। आकार में निश्चित आकार का होता है ठोस, लेकिन द्रव अनिश्चित होता है, गैस भी अनिश्चित होती है, यानी वो फैल सकती है, कितने एरिया में फैलेगी उसका कोई निश्चित माप नहीं होता, इसलिए अनिश्चित आकार होता है इन दोनों का। आयतन, यदि उसके आकार निश्चित है तो उसका आयतन भी निश्चित होगा। द्रव में भी आयतन निश्चित होता है, लेकिन गैस में आयतन निश्चित नहीं होता है। हम देखेंगे डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो घनत्व उसका ज़्यादा होगा जिसका आयतन निश्चित होगा। तो सॉलिड का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम घनत्व होगा, जबकि गैस का घनत्व सबसे कम होगा, और लिक्विड का मध्यम होगा, यानी सबसे कम गैस का, फिर लिक्विड का और फिर सॉलिड का। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी यानी सघन यानी घनापन। कणों के पास पास होने की स्थिति सबसे ज़्यादा किसमें होती है, जो ठोस में होती है। इसमें हम अपवाद देख सकते हैं, बर्फ। बर्फ हल्की होती है लेकिन उसका घनत्व कम होता है। बर्फ हल्की होती है लेकिन उसका घनत्व कम होता है, जबकि जल भारी होता है। जल भारी होने पर उसका घनत्व ज़्यादा होगा, यानी अधिक होगा। अतः हम देख सकते हैं बर्फ जल पर तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है। बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम होता है, इसलिए वह तैरती है। फिर हम देखेंगे तेल जल पर तैरता है, क्योंकि तेल का घनत्व जल से कम होता है। तेल है वो, उसका भी घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए वो तेल भी जल पर तैरता है। फिर देखें संपीड़ितता, कंप्रेशर। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेशर गैस में होता है, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड में। यानी उनको कितना इकट्ठा करके, यानी मैक्सिमम इकट्ठा कर सकते हो, तो सबसे ज़्यादा गैस को संपीड़ित यानी दबा सकते हो, जैसे सिलेंडर में भरते हो, सीएनजी में भरते हो, मैक्सिमम भर सकते हो। सबसे कम सॉलिड को हम पास पास में ला सकते हैं। इसमें दो प्रकार की गैसें होती है, एक तो कंप्रेसर नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे सीएनजी कहते हैं। इसका मुख्य घटक होता है मेथेन CH4। और दूसरी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। इसका मुख्य घटक दो होता है, एक तो आइसोब्यूटेन और आइसोप्रोपेन। इसमें मैक्सिमम होता है आइसोब्यूटेन और कम होता है आइसोप्रोपेन, जिसे हम देख सकते हैं BP के रूप में, जिसका B का मतलब होता है ब्यूटेन और P का मतलब प्रोपेन। B मैक्सिमम, P कम। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में गंध नहीं होती, गंध रहित होती है, इसलिए हम गंध को मिलाने के लिए, इसमें गंध का पता लगाने के लिए हम एथाइल मरकैप्टन या थायोएथेन मिलाते हैं। गैसों का दाब बढ़ाने पर उसे द्रवीकृत किया जा सकता है। अगर गैस का दाब यानी प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो उसे द्रव रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर डिफ्यूजन यानी विसरण। सबसे ज़्यादा विसरण गैस का होता है, यानी फैल सकती है, कितने एरिया में फैल सकती है, तो सबसे ज़्यादा गैस फैलती है, उसके बाद लिक्विड और फिर सॉलिड। सॉलिड मिक्स मिनिमम फैलता है, उसका कोई एरिया ज़्यादा फैलने का, लेकिन गैस कितना भी एरिया में फैल सकती है, पूरा वातावरण पड़ा है। ताप बढ़ाने पर गैसों में विसरण की दर बढ़ती है। यदि किसी को ताप बढ़ाएंगे तो गैस का जो विसरण है, वो जो कंप्रेशन डिफ्यूजन एरिया है वो बढ़ जाएगा। और जैसे गर्म हम खाना बनाते हैं तो उसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। उसी का कारण ये है कि गैस का डिफ्यूजन यानी विसरण एरिया मैक्सिमम होता है। विसरण की दर बढ़ने पर द्रव्यमान घटता है। विसरण की दर बढ़ने पर द्रव्यमान घटता है। फिर हम देखेंगे द्रव्यमान का क्रम। सबसे ज़्यादा द्रव्यमान, जैसे हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, फिर हीलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, सारणी में बढ़ते जाएंगे। उस हिसाब से हम देख सकते हैं विसरण का सबसे ज़्यादा विसरण यानी फैलती वाली गैस हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, जबकि विसरण सबसे ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास प्लाज्मा। प्लाज्मा एक चौथी अवस्था है पदार्थ की। ये हाई टेम्परेचर, जैसे सूर्य पर संभव है, सूर्य पर प्लाज्मा मिल सकती है। तारों की चमक के कारण प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जो तारों का चमक का कारण है वो प्लाज्मा अवस्था है। प्लाज्मा के कारण तारों चमकते हैं।
फिर फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है उसमें भी प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। आयनित अवस्था अर्थात धनायन एवं ऋणायन बराबर संख्या में पाई जाते हैं। जो प्लाज्मा अवस्था होती है वो आयनित अवस्था होती है जिसमें धनायन और ऋणायन दोनों बराबर अवस्था में पाए जाते हैं। फिर हम पहला टॉपिक चालू करेंगे, परमाणु, एटम। एटम क्या है? एटम एक पदार्थ की विभाज्यता के बारे में कणाद ने बताया था। मतलब जो परमाणु है एटम, उसका सर्वप्रथम हमको बताया था कणाद ने कि पदार्थ की विभाज्यता के बारे में हमको जो कणाद ने बताया था। लेकिन पदार्थ को तोड़ा जाए तो ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित होता है, अर्थात अंत में ऐसी सीमा आती है ये विभाजित होना बंद हो जाती है। कणाद ने बताया था, महर्षि कणाद ने बताया था कि पदार्थ को तोड़ा जाए तो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में विभाजित होता जाता है। अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब वह विभाजित होना बंद हो जाएगी। इस प्रकार के प्राप्त जो हमारे पास में सूक्ष्म अविभाज्य कण है उसको हम परमाणु कहते हैं। लेकिन परमाणु की खोज का श्रेय हम जॉन डाल्टन को कहा जाता है कि किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। परमाणु 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की थी गोल्डस्टन या रदरफोर्ड ने। अगर गोल्डस्टन होगा तो गोल्डस्टन पहला ऑप्शन रहेगा या फिर रदरफोर्ड रहेगा। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश आवेश पाया जाता है, प्रोटॉन पे धनावेश पाया जाता है। न्यूट्रॉन उदासीन यानी आवेश रहित पदार्थ ये कण है। जो इलेक्ट्रॉन है उसका आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्रोटॉन का +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का जो उदासीन है उसका 0 रहता है इसका आवेश। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन का होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का होता है 1.674 इंटू 10⁻27 kg। एटॉमिक मास यूनिट इलेक्ट्रॉन का लगभग 0 mu के बराबर होता है, प्रोटॉन का 1.007 mu के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन का होता है 1.008 mu के बराबर इसका एटॉमिक यूनिट मास यूनिट होता है। फिर हम देखेंगे mp, प्रोटॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me। तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान वो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान उससे 1837 गुना ज़्यादा होता है, यानी लगभग 1840 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है। प्रोटिस्ट्रॉन एक कण है जिसकी खोज की थी CD एंडरसन ने, और मेसोनिक के जिसको खोज युकावा ने की थी। फिर अब परमाणु का आकार गोलाकार होता है, जैसे ये सर्कल है, बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कल वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। वर्ताकार पथ को हम कोश यानी सेल, कक्षक, कक्षा या ऑर्बिट कहेंगे। परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियॉन कहते हैं। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक Z से शो करता है, और Z प्रोटॉन की संख्या की जानकारी देता है। यानी जो परमाणु क्रमांक है किसी भी तत्व का वो उसके प्रोटॉनों की संख्या की जानकारी देगी। जितने परमाणु क्रमांक होंगे उतने प्रोटॉनों की संख्या होगी। किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान A, द्रव्यमान संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग की जानकारी देता है। यानी जो द्रव्यमान संख्या है होती है A, वो उसके अंदर न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जानकारी देता है। यानी द्रव्यमान संख्या बराबर होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, और परमाणु क्रमांक होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। तो हम देख सकते हैं कि जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है अपने पास में परमाणु संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक करना पड़ेगा। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण माना जाता है। किसी तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। परमाणु अस्थायी होता है सामान्यतः, लेकिन इसमें हम उत्पाद देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। क्योंकि ये एक स्थायी गैसें होती है जो अक्रिय गैस है, और इसे हम उत्कर्ष यानी नोबल गैस भी कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनोन एक स्थायी गैस है, अक्रिय गैस है, नोबल गैस है, उत्कर्ष गैस कहते हैं। जीनोन को हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी के साथ भी मिल जाती है, इसलिए इसे हम स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। परमाणु और परमाणु यानी एटम और एटम मिलकर हमें मॉलिक्यूल बनाते हैं यानी अणु का निर्माण करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम की होती है 281 परमाणु है, ये एक अस्थायी है। लेकिन यदि इसके साथ ये एक अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो ये
स्थायित्व हो जाएगा, यानी स्थायी हो जाएगा, क्योंकि इसके पास में जो एक एक्स्ट्रा कन इलेक्ट्रॉन था वो दान कर दिया, यानी धनायन बना दिया, यानी प्लस बन गया, तो एक स्थायी बॉन्ड बना दिया इसने। तो एक जैसे इसमें सोडियम ने, सॉरी भाई, सोडियम क्लोरीन की जब रिएक्शन होती है तो एक स्थायी कण बन जाता है, लेकिन सोडियम सेपरेट होता है। सोडियम एक परमाणु, क्लोरीन भी एक परमाणु, दोनों सेपरेट है। सोडियम एक अस्थायी है, क्लोरीन भी अस्थायी है, लेकिन जब सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, तो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ यानी सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ मिल जाएगा, तो सोडियम का स्थायित्व जो अष्टक पूरा हो जाएगा, इसमें क्लोरीन का भी पूरा हो जाएगा, तो इन दोनों का स्थायित्व आ जाएगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। एक आयनिक बॉन्ड के साथ एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर जाएगा जो एक स्थायी होगा, जिसमें हम धातु और अधातु मिलकर आयनिक बंध बनाती है, क्योंकि एक धातु है और एक अधातु मिलकर आयनिक बंध बनाती है। परमाणु स्थायी प्राप्त के लिए अन्य परमाणु से क्रिया करके तथा अणु का निर्माण करते हैं। जो परमाणु है वो अपनी स्थायित्व प्राप्ति के लिए भी अन्य परमाणु से क्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं। फिर यदि इसी दौरान इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो आयनिक बंध का निर्माण होता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो एक आयनिक बंध का निर्माण होता है। जैसे हमने देखा था सोडियम क्लोरीन में, सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दान कर दिया, यानी सोडियम ने धनायन बनाया और क्लोरीन ने ऋणायन बनाया, यानी इनने एक इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान किया था, तो उसे आयनिक बंध का निर्माण किया था। यदि इसी दौरान इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अभी जैसे सोडियम, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन सेपरेट होती है, एक परमाणु है, तो ये अधातु है, दोनों अधातु है और दोनों अस्थायी है। लेकिन जब ये नाइट्रोजन गैस बनेगी N2, तो ये स्थायित्व प्राप्त कर लेगी। दोनों में 2 और 5 बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अपने पास में बंध बना के अपना अष्टक पूर्ण कर देगी और नाइट्रोजन गैस बनाई देगी और अपना अष्टक पूरा कर देगी। उसी प्रकार ये देखो सहसंयोजक बंध के साथ बनाएगी। और ऑक्सीजन सेपरेट, दोनों अधातु होती है, द धातु ऑक्सीजन भी है, अस्थायी होती है, दोनों अपने पास अष्टक पूरा करके सहसंयोजन बंध के साथ ऑक्सीजन गैस बनाती है। सहसंयोजन बंध, कोवेलेंट बंध क्या होता है? कोवेलेंट बंध हमेशा अधातु और अधातु के बीच में होता है, जबकि आयनिक बंध धातु और अधातु दोनों के बीच में होता है। दो समान परमाणुओं के बीच में, समद्वि परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। जैसे HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का एक अणु और क्लोरीन का 287, यानी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक जो हाइड्रोजन का है वो क्लोरीन के एक के साथ मिलकर क्लोरीन का अष्टक पूरा हो जाएगा और हाइड्रोजन के 2 पूरे हो जाएंगे, तो सहसंयोजन बंध के साथ HCl बनता है। जैसे NH3 अमोनिया का, NH3 में NH में 2 5 होता है और हाइड्रोजन में 1 होता है, तो एक बाह्यतम में 5 है तो हाइड्रोजन का 1 यानी अष्टक पूरा कर दिया नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, ये भी सहसंयोजन बंध के साथ जुड़ जाएंगे। फिर अपने पास में मेथेन में क्या है देखो, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास में 2 और 4 होते हैं, हाइड्रोजन में 1 होते हैं, तो 4 हाइड्रोजन के लेकर एक अपना अष्टक पूर्ण कर देगा और ये सहसंयोजन बंध बना लेगा। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है, जैसे कि अक्रिय गैस की तरह, यानी ये किसी के साथ घुलती मिलती नहीं है, इसलिए चिप्स के पैकेट वो बल्ब में भरी जाती है। जो चिप्स के पैकेट होता है उसे लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है ताकि वो हर किसी से रिएक्शन न करे, और बल्ब में भी मिलाई जाती है। सामान्यतः गैसें आणविक मॉलिक्यूलर रूप में मिलती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यानी परमाणु नहीं, अणु के रूप में मिलती है। लेकिन अक्रिय गैसें जो होती है परमाणिक एटॉमिक रूप में मिलती है, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रिनॉन। परमाणु का स्वतंत्र स्थायित्व संभव नहीं है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र स्थायित्व में नहीं रह सकता। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है